गुड मॉर्निंग। मैं अनिल कुशवाहा। आज आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर चौथे पेपर का एक पॉइंट है मानक, जिसको हम अंग्रेजी में नॉर्म कहते हैं। तो ये परीक्षण से रिलेटेड होता है। इसमें परीक्षण के मानक का अर्थ और उसके महत्व के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो परीक्षण है, जैसे आपने पहले पढ़ लिया है वैधता, विश्वसनीयता और जो है वस्तुनिष्ठता, उसी क्रम में एक मानक भी होता है। तो हम इस मानक को आज देखेंगे। तो मानक के अंतर्गत हम सबसे पहले परीक्षण मानक के अर्थ की बात कर लेते हैं। तो जब हम अर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे बता देना आपको स्पष्ट होगा कि ये मानक जो है शिक्षा, मनोविज्ञान व समाजशास्त्र के अधिकांश चरों की प्रकृति अपरोक्ष होती है। जैसा कि हमने आपको बहुत बार बता दिया है कि यह भौतिक विज्ञान या गणित के से काफ़ी भिन्न होता है। शिक्षा, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के जो चर होते हैं तो इनकी प्रकृति अपरोक्ष होती है, जिसके कारण इनके मापन की किसी एक सर्व स्वीकृत मानक इकाई का होना संभव नहीं हो सकता है। यानी कि हमेशा कोई ऐसी इकाई नहीं मिल पाती जो हर जगह स्वीकृत हो। ऐसी परिस्थितियों में प्राप्तांकों को अर्थयुक्त बनाने या उसकी व्याख्या करने की समस्या उत्पन्न होती है। इसके लिए परीक्षण निर्माता कुछ ऐसे संदर्भ बिंदु निर्धारित करता है जिसके आधार पर प्राप्तांकों की व्याख्या की जा सके। इन संदर्भ बिंदुओं को मानक कहा जाता है। यानी कि हम ऐसे पॉइंट या ऐसे जो परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें हम कोई भी मनोविज्ञान या फिर शिक्षा, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र के जो अधिकांश चर होते हैं वो अपरोक्ष होते हैं। तो इन्हें भी हम एक आधार प्रदान करने के लिए कुछ बिंदुओं पे इनके परीक्षण का हम निर्माण करते हैं, जिससे इन्हें इन संदर्भ बिंदुओं को ही हम मानक कहते हैं, जिनको एक स्टैंडर्ड मानक के रूप में यहाँ पे रखा जाता है। दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि परीक्षण मानक के संदर्भ बिंदु वे होते हैं जिनकी सहायता से या जिनकी तुलना करके परीक्षण पर प्राप्त अंकों की व्याख्या की जा सकती हो। क्योंकि मानकों के अभाव में परीक्षण से प्राप्त परिणामों की व्याख्या नहीं की जा सकती, इसलिए परीक्षण मानकीकरण की प्रक्रिया में मानक निर्धारण का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण स्वीकार किया गया है। आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप सारे लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें। ये आपके परीक्षा से रिलेटेड तो है ही, इसके साथ ही साथ ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सब में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं और आपसे ये भी चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें या फिर वीडियो को रोक रोक करके देखें और इसे नोट बनाएं, ताकि फिर आप उस नोट को बाद में पढ़ सको। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपका यह पढ़ाई सही ढंग से पूरा नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं मानक की परिभाषा। मानक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है स्टेनले तथा हापेकिंस के अनुसार परिभाषा दी गई है। उन्होंने कहा है कि मानक छात्रों के बड़े समूहों की निष्पादकता के आधार पर प्राप्तांकों का किसी अधिक सार्थक पैमाने पर प्रत्यावर्तनों को प्रतिपादित करना मात्र है। एनेस्तासी ने भी परिभाषित किया। उन्होंने कहा है कि किसी परीक्षण के मानक वास्तव में किसी प्रतिनिधि समूह के द्वारा उस परीक्षण पर प्राप्त अंकों का संक्षिप्त रूप होता है। एबिल महोदय ने भी परिभाषित किया। उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि किसी परीक्षण के मानक बताते हैं कि किसी विशेष संदर्भ समूह के सदस्य परीक्षण पर किस प्रकार से अंक प्राप्त करते हैं। रैमर्स, गेज तथा रूमेल के अनुसार मानक की परिभाषा है कि मानक छात्रों के किसी परिभाषित समूह के द्वारा परीक्षण पर प्राप्त निष्पादन स्तर है। परीक्षण मानक के प्रकार की हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो मानक कई प्रकार के होते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में व्यक्ति के प्राप्तांकों की व्याख्या करने के लिए
मुख्य रूप से 4 प्रकार के मानकों का प्रयोग सामान्यतया किया जाता है, जिसमें नंबर 1 है आयु मानक, नंबर 2 कक्षा मानक, नंबर 3 कक्षा मानक को हम श्रेणी मानक भी कहते हैं, और जो नंबर 3 है शतासीय मानक, और नंबर 4 है मानकीकृत प्राप्तांक मानक। तो इस तरह से 4 महत्वपूर्ण मानक हैं। इन मानकों के विषय में अब हम अलग से एक एक मानकों का वर्णन करते हैं, ताकि हम ये समझ सके कि ये मानक क्या होते हैं। तो प्रथम है आयु मानक, जिसको हम एज नॉर्म्स कहेंगे। तो प्रायः ऐसे परीक्षणों में जहां आयु के कारण परिवर्तन दिखाई पड़ता है, वहां आयु मानक निर्धारित किया जाता है। यानी जब भी हम कोई परीक्षण तैयार करते हैं या परीक्षण लेते हैं, तो उसमें आयु के आधार पर परिवर्तन दिखाई पड़ना ही आयु मानक कहलाता है या आयु मानक निर्धारित किया जाता है। किसी परीक्षण के आयु मानकों का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा अर्जित प्राप्तांकों के औसत से है। आयु मानक को ज्ञात करने के लिए परीक्षण को उस आयु वर्ग के प्रतिदर्श समूह पर प्रशासित किया जाता है तथा परीक्षण में उस आयु वर्ग के प्रतिदर्श समूह के छात्रों द्वारा अर्जित प्राप्तांकों का औसत ज्ञात करके मानक ज्ञात कर लिया जाता है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न आयु वर्ग के प्रतिनिधि समूहों का अलग अलग औसत प्राप्तांक की गणना करके आयु मानक निर्धारित किए जाते हैं। यहाँ पे हम एक उदाहरण की बात कर लेते हैं, यानी कि आयु मानक के उदाहरण क्या होते हैं। तो उदाहरणार्थ यदि हम देखें तो 12 वर्ष आयु वाले लड़कों का प्रतिनिधि समूह लेकर उनकी ऊंचाइयां माप लें तथा उसकी औसत ऊंचाई ज्ञात कर लें, तो हम कह सकते हैं कि यह औसत ऊंचाई 12 वर्ष आयु के लड़कों का मानक निर्धारित करती है। इसी प्रकार 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 आदि आयु के लड़कों की औसत ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। अतः प्रत्येक आयु वर्ग के लड़कों की औसत ऊंचाई या मानक निर्धारण करने के बाद किसी भी लड़के की ऊंचाई के विषय में व्याख्या की जा सकती है। मान लिया एक लड़के की आयु 9 वर्ष है, परंतु उसकी ऊंचाई 13 वर्ष के लड़कों की औसत ऊंचाई के बराबर है, तो उसे अधिक ऊंचाई वाला लड़का कहा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आयु मानकों का उपयोग क्या है, यानी कि हम कहाँ कहाँ पे इन मानकों का उपयोग कर सकते हैं। तो आयु मानकों के उपयोग की बात करते हैं। तो नंबर 1 इसका उपयोग है आयु के साथ परिवर्तन होने वाले गुणों के संदर्भ में आयु मानक अधिक उपयोगी होते हैं, जैसे ऊंचाई, वजन, मानसिक योग्यता, शैक्षिक उपलब्धि आदि के मापन के लिए आयु मानकों का प्रयोग किया जाता है। कम आयु के बच्चों अर्थात प्रारंभिक अवस्था में बालकों में गुणों एवं विशेषताओं में तीव्र गति से परिवर्तन होता है, इसलिए इस अवस्था में मापन हेतु आयु मानकों का उपयोग किया जाता है। अब हम दूसरे नंबर के मानक श्रेणी मानक या ग्रेड नॉर्म्स का हम उल्लेख करते हैं। इसको समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। इसी को हम कक्षा मानक भी कहते हैं, यानी कि क्लास नॉर्म्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसे स्तर नॉर्म्स भी कहा जाता है। तो श्रेणी मानक आयु मानक की तरह का दूसरा प्रत्यय है। जिस प्रकार आयु मानकों को ज्ञात करने के लिए विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिदर्शों के छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात किया जाता है, उसी प्रकार श्रेणी मानक ज्ञात करने के लिए विभिन्न कक्षाओं के प्रतिनिधि समूह छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात किया जाता है। यानी वहाँ पे आयु में लंबाई, ऊंचाई या वजन इत्यादि को मालूम करते हैं, और यहाँ पर एक ही कक्षा में पाए जाने वाले सभी छात्रों की उपलब्धियों का औसत ज्ञात किया जाता है, तो उसे हम श्रेणी मानक कहते हैं। उदाहरण की बात कर लें तो विभिन्न कक्षाओं के प्रतिनिधि समूहों के औसत प्राप्तांक ही श्रेणी मानक कहे जाते हैं। यदि किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण का श्रेणी मानक निर्धारित करना है तो इसके लिए विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में जैसे 6, 7, 8, 9, 10 आदि के प्रतिनिधि समूहों पर, यानी कि 6 से लेकर 10 तक कोई भी कक्षा हो सकती है,
समूहों पर अलग अलग उस परीक्षण का प्रशासन करेंगे और प्रत्येक कक्षा के प्रतिनिधि समूह छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कर लिया जाता है। यही औसत प्राप्तांक उस परीक्षण के श्रेणी मानक कहलाते हैं। इस श्रेणी मानकों को आधार या संदर्भ बिंदु मानकर विभिन्न कक्षा के किसी भी छात्र द्वारा अर्जित अंकों की व्याख्या की जा सकती है। जैसे यदि कोई कक्षा 5 का छात्र कक्षा 6 के कोई कक्षा 5 का छात्र 6 कक्षा के लिए निर्धारित मानक के बराबर अंक प्राप्त करता है तो वह श्रेष्ठ बालक कहा जाएगा। इसके विपरीत यदि कोई 10वीं कक्षा का बालक मात्र 7वीं कक्षा के मानक या औसत अंक के बराबर अंक प्राप्त करता है तो उसे निम्न स्तर का बालक समझा जाएगा। इसके उपयोग की यदि हम बात कर लें तो श्रेणी मानक का उपयोग, इनका प्रयोग मुख्य रूप से विषयों की निष्पत्ति परीक्षणों में किया जाता है। यानी जो इस कक्षाओं में विभिन्न प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं तो उनकी निष्पत्ति परीक्षणों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए श्रेणी मानकों की उपयोगिता अधिक होती है क्योंकि छोटी कक्षाओं में बालक की शैक्षिक प्रगति अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है, ये आपका अपेक्षाकृत अधिक होता है होना चाहिए, तो यहाँ पे आंशिक हो गया है। खैर कोई बात नहीं, तो ये अधिक अपेक्षाकृत अधिक होता है। विद्यालय तीसरा है, विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा अध्यापकगण श्रेणी मानकों की सहायता से छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों की व्याख्या कर लेते हैं। इससे छात्रों को योग्यता अनुसार विभिन्न वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। किसी श्रेणी के उपलब्धि परीक्षण में छात्र द्वारा अर्जित प्राप्तांक की श्रेणी मानकों से तुलना करने पर अध्यापक को इस बात का संकेत मिलता है कि छात्र उक्त विषय में किस प्रकार प्रगति या उन्नति कर रहा है। इन मानकों से यह भी पता लगता है कि कक्षा का कोई भी छात्र किस स्तर को प्राप्त कर रहा है। तीसरा शतांशीय मानक है, इसको हम परसेंटाइल नॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। इस मानक की जब हम बात करते हैं तो किसी व्यक्ति या छात्र की स्वयं की आयु समूह तथा कक्षा समूह में तुलना करने के लिए हम शतांशीय मान या मानक की गणना करते हैं। इसका अर्थ यह है कि शतांशी मानक की सहायता से व्यक्तियों की तुलना या स्थिति उस समूह में ज्ञात करते हैं जिसका वह सदस्य होता है। शतांशी मानकों का तात्पर्य परीक्षण में छात्रों के किसी प्रतिनिधि समूह के द्वारा प्राप्त अंकों के विभिन्न शतांशों से है। कोई शतांश वह बिंदु होता है जिसके नीचे दिए गए प्रतिशत छात्र अंक प्राप्त करते हैं। जैसे P10 वह बिंदु है जिसके नीचे 10% छात्र अंक प्राप्त करते हैं। शतांशी मान एक ऐसा बिंदु है जिसके नीचे किसी वितरण समूह का एक निश्चित प्रतिशत होता है। शतांशी मान 99 होते हैं, परंतु सुविधा के लिए कुछ चुने हुए शतांशों जैसे P10, P20, P30, P40, P15, P60, P70, P80, P90 आदि को ज्ञात करते हैं। समूह के किसी व्यक्ति का परीक्षण में प्राप्तांक ज्ञात होने पर उसकी समूह में स्थिति ज्ञात करने के लिए शतांशीय क्रम ज्ञात करते हैं। शतांशीय मानक का उदाहरण, यहाँ पे उदाहरण की बात करें तो जैसे P10 वह बिंदु है जिसके नीचे 10% छात्र अंक प्राप्त करते हैं। शतांशी मान एक ऐसा बिंदु है जिसके नीचे किसी वितरण समूह का एक निश्चित प्रतिशत होता है। शतांशी मान 99 होते हैं, परंतु सुविधा के लिए इसे कुछ चुने हुए शतांशों जैसे P10, यहाँ पे एक ही चीज़ 2 बार पड़ गई है, कोई बात नहीं, यहाँ उपयोग की बात हम नीचे देख लेते हैं। आपकी एक ही स्लाइड 2 बार बन गई है, तो इसके उपयोग की जब हम बात कर लेते हैं, नहीं ठीक है, उदाहरण की बात हो रही थी। तो आदि को ज्ञात करते हैं। समूह के किसी व्यक्ति का परीक्षण में प्राप्तांक ज्ञात
होने पर उसकी समूह में स्थिति ज्ञात करने के लिए शतांशी क्रम ज्ञात करते हैं। उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग जो है शतांशी मानक का प्रयोग वहाँ विशेष रूप से किया जाता है जहाँ आयु के साथ गुण या विशेषता में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे बुद्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, अभिवृत्ति, ये थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गई है, अभिवृत्ति तथा व्यक्तित्व परीक्षण आदि के लिए शतांशी मानक का प्रयोग किया जाता है। शतांशी क्रम का प्रयोग बालक के समूह में स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। शतांशी मानकों का प्रयोग सभी मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षणिक परीक्षणों में किया जाता है। चूंकि उनका प्रयोग एक ही सामान्य समूह के समस्त व्यक्तियों पर किया जाता है, इसलिए इसके संबंध में कहा जाता है कि शतांशी मानक किसी विशेष समूह में व्यक्ति के प्राप्तांक का विवेचन हेतु आधार प्रस्तुत करता है। विभिन्न समूह के व्यक्तियों के बीच तुलना करने के लिए शतांशी मानक का प्रयोग किया जाता है। इसका चौथा मानक होता है जिसे हम मानकीकृत प्राप्तांक मानक कहते हैं। तो मानकीकृत प्राप्तांक मानक विभिन्न प्रकार के मानकीकृत प्राप्तांकों का प्रयोग भी मानक की तरह किया जा सकता है। मूल प्राप्तांकों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उन्हें किसी मानक अथवा प्रतिमान संदर्भित प्राप्तांक में रूपांतरित किया जाता है। इन्हें व्युत्पन्न प्राप्तांक भी कहते हैं। मूल प्राप्तांकों को मध्यमान तथा मानक विचलन की सहायता से मानकीकृत प्राप्तांकों में परिवर्तन किया जाता है। मानकीकृत प्राप्तांक किसी व्यक्ति की मध्यमान से प्रमाणित विचलन की इकाई में विचलन या दूरी को व्यक्त करता है। मानकीकृत प्राप्तांक एक प्रकार के व्युत्क्रम प्राप्तांक ही होते हैं। मानकीकृत प्राप्तांक निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, जैसे जेड प्राप्तांक, टी प्राप्तांक, स्टेन प्राप्तांक, स्टेनाइन प्राप्तांक। हालांकि ये सभी पॉइंट भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे जेड प्राप्तांक, टी प्राप्तांक, स्टेन प्राप्तांक, स्टेनाइन प्राप्तांक, इन चारों में से कोई एक निश्चित रूप से पूछता है। हालांकि इसके लिए हम अलग से वीडियो बना के डालेंगे जिससे आप इन चीज़ों को समझ लेंगे। अब हम यहाँ पे चले आते हैं अच्छे मानक की विशेषता। जब अच्छे मानक की विशेषता की बात आती है तो परीक्षण पर प्राप्त अंकों की व्याख्या मानकों की सहायता से की जाती है। किसी भी परीक्षण के मानकों में 4 विशेषताएं होनी चाहिए जो निम्नवत हैं। नंबर 1 है नवीनता। नवीनता से तात्पर्य है कि मानक अनेक वर्षों पूर्व तैयार किए हुए नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब है कि जो भी हम मानक या परीक्षण तैयार करते हैं वो बिल्कुल नवीन होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। समय के साथ छात्रों की योग्यता तथा वितरण में परिवर्तन भी हो सकता है, अतः मानकों को समय समय पर संशोधित करते रहना चाहिए। दूसरा है इसका प्रतिनिधित्व। अच्छे मानक की दूसरी विशेषता होती है प्रतिनिधित्व, अर्थात मानकों को छात्रों के एक प्रतिनिधि तथा बड़े प्रतिदर्श से तैयार किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार की जनसंख्या जैसे छात्र व छात्राएं या ग्रामीण या सामान्य स्कूल व कॉन्वेंट स्कूल आदि के लिए भी अलग अलग मानक तैयार किए जाने चाहिए। तीसरा है सार्थकता। मानकों में सार्थकता भी होनी चाहिए। सार्थकता का संबंध मानकों के प्रकार से है। विकासात्मक चरों तथा उद्देश्यों के मानक के संदर्भ में आयु मानक अथवा कक्षा मानक या इसको श्रेणी मानक भी कहते हैं अधिक सार्थक होते हैं। इसके विपरीत अन्य प्रकार के चरों व उद्देश्यों का मापन करते समय शतांक मानक अथवा मानकीकृत प्राप्तांक मानक उपयुक्त हो सकते हैं। परीक्षण के मानकों के प्रकार का निर्णय सावधानी पूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। इसकी चौथी विशेषता है तुलनीयता। समान योग्यता का मापन करने के लिए विभिन्न परीक्षणों में मानक परस्पर तुलनीय भी होने चाहिए। ऐसे न हो कि किसी परीक्षण पर मानकों के आधार पर किसी छात्र को श्रेष्ठ बताया जा रहा है जबकि उसी योग्यता के दूसरे परीक्षण पर उसी छात्र को औसत या निम्न स्तर का कहा जा रहा है। ऐसी स्थिति में कम से कम एक परीक्षण में के मानक में त्रुटि होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त मानकों की व्याख्या स्पष्ट व विस्तृत होनी चाहिए जिससे छात्रों के प्राप्तांकों को ठीक प्रकार से व्याख्या की जा सके। मानकों के प्रयोग के लिए यह भी आवश्यक है कि छात्रों पर परीक्षण
को ठीक उन्हीं परिस्थितियों में प्रशासित किया जाए जिन परिस्थितियों में परीक्षण निर्माता ने मानक तैयार करने के लिए प्रशासित किया था। छात्रों के लिए निर्देश, परीक्षण अवधि, छात्र अभिप्रेरणा तथा अन्य कोई भी ऐसी परिस्थिति जो छात्रों के प्राप्तांकों को प्रभावित कर सकती है, समान होनी चाहिए। इस तरह से ये आपका मानक की विशेषता, मानक के प्रकार और मानक का अर्थ और मानक की परिभाषा, ये आपका क्लियर हुआ और इसको आप तैयार रखिएगा। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये अगर हम इस वीडियो से यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं, इससे आपको चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में तो नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी आप इसका नोट्स तैयार करके इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको निश्चित रूप से यह अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ आप सबको अपना समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।